जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बिहार से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है। इस वीडियो में हम लोग बिहार से ही किसी एक टॉपिक को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वन्य जीव जंतु एवं संरक्षण से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ था और इस वीडियो में हम लोग बिहार की कृषि से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जहाँ की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तो कितनी प्रतिशत है, तो 86%। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों को, भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार उत्पादन करता है। भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार उत्पादन करता है। तो कितना करता है, तो 6.6 करता है। यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य के कुल एकल उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो कितना प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है, तो 22.9%। यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार के कुल कार्यकारी जनसंख्या का कितना प्रतिशत मात्र कृषि कार्य में संलग्न है। तो कितना है, तो 77%। यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है। तो बिहार की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है, तो बिहार की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है कृषि। यानी जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस प्राकृतिक आपदा से बिहार प्रतिवर्ष ग्रस्त होने वाला राज्य है। तो किस आपदा से, तो बाढ़ और सूखा से। यानी यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। बाढ़ एवं सूखा से बिहार प्रतिवर्ष ग्रस्त होने वाला राज्य है। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग, बिहार का अधिकांश भाग क्या है। बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है। यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में भूमि उपयोग प्रतिरूप के विकास पर निम्न में से किस कारक का प्रभाव पड़ता है। बिहार में भूमि उपयोग प्रतिरूप के विकास पर निम्न में से किस कारक का प्रभाव पड़ता है। तो किसका पड़ता है, तो उच्चावच का पड़ता है, जलवायु का पड़ता है, वर्षा का पड़ता है, इन तीनों का पड़ता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार विशेषकर सीमांत पहाड़ी उबड़ खाबड़ भूमि के कारण कृषि भूमि का विस्तार कम हुआ है। तो किस भाग में, चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है उत्तरी, दूसरा है दक्षिणी, तीसरा है पश्चिमी और चौथा ऑप्शन है आपका पूर्वी। तो दक्षिणी बिहार विशेषकर सीमांत पहाड़ी उबड़ खाबड़ भूमि के कारण कृषि भूमि का विस्तार कम हुआ है। कहाँ, तो दक्षिणी बिहार में। यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार के किस क्षेत्र में अधिकांश वन एवं चारागाह भूमि है। बिहार के किस क्षेत्र में अधिकांश वन एवं चारागाह भूमि है। तो किस क्षेत्र में है, दक्षिणी क्षेत्र में है। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, विशेषकर बिहार के किस जिले में बंजर भूमि की अधिकता है। विशेषकर बिहार के किस जिले में बंजर भूमि की अधिकता है। तो किस जिले में है, तो औरंगाबाद में है, नवादा में है, गया में है, इन तीनों जिलों में है। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, दक्षिण पश्चिम बिहार में नहर सिंचाई योजना के विस्तार होने से कृषि भूमि के अंतर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है।
तो दक्षिण पश्चिम बिहार में सोन नहर सिंचाई योजना के विस्तार होने से कृषि भूमि के अंतर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बरेला सलीम अली जुब्बा सानी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में है ये? तो ये वैशाली जिले में स्थित है। यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में है? तो नालंदा में है। यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, राज्य का शुद्ध बुआई क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? राज्य का शुद्ध बुआई क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो 56.1% है। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य के कितने जिलों में शुद्ध बुआई क्षेत्रफल 60% से अधिक है? तो कितने जिलों में है 60% से अधिक? तो 5 जिलों में है। यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक शुद्ध बुआई क्षेत्रफल का प्रतिशत है? तो किस जिले में है? तो बक्सर जिले में है। यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बक्सर जिला में शुद्ध बुआई क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? तो कितना है इसका प्रतिशत? तो 83% है। यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार के किस जिले में सबसे कम शुद्ध बुआई क्षेत्रफल का प्रतिशत है? तो बिहार के किस जिले में है? तो जुमई में है। कहाँ है? जुमई जिले में है। यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, जुमई में शुद्ध बुआई का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? जुमई में शुद्ध बुआई का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो 15% है। यानी यहाँ पर जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, सकल बोए गए क्षेत्र और शुद्ध कृषि कार्य में लाए गए क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? सकल बोए गए क्षेत्र और शुद्ध कृषि कार्य में लाए गए क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? तो फसल गहनता कहलाता है। यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, फसल गहनता का अध्ययन हमेशा में किया जाता है। किस में किया जाता है? तो फसल गहनता का अध्ययन हमेशा प्रतिशत में किया जाता है। यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, भारत को कितने कृषि गहनता क्षेत्र में बांटा गया है? भारत को कितने कृषि गहनता क्षेत्र में बांटा गया है? तो 5। भारत को 5 कृषि गहनता क्षेत्र में बांटा गया है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार को निम्न में से किस कृषि गहनता क्षेत्र में रखा गया है? बिहार को निम्न में से किस कृषि गहनता क्षेत्र में रखा गया है? तो किस में रखा गया है? तो उच्च में रखा गया है। यहाँ पे जो डी होगा यहाँ पे वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से बिहार का कितना कृषि गहनता प्रतिशत है? निम्न में से बिहार का कितना कृषि गहनता प्रतिशत है? तो कितना है? तो 138 कृषि गहनता प्रतिशत है। यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में कृषि गहनता में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? बिहार में कृषि गहनता में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है इसका मुख्य कारण? तो सिंचाई सुविधा का विस्तार इसका मुख्य कारण है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार का सकल फसल क्षेत्र कितना लाख हेक्टेयर है? बिहार का सकल फसल क्षेत्र कितना लाख हेक्टेयर है? तो कितना है? तो 78.82 लाख
हेक्टेयर है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार का सर्वाधिक फसल गहनता वाला जिला कौन है? बिहार का सर्वाधिक फसल गहनता वाला जिला कौन है? तो कौन है? तो सहरसा है, शिवहर है, अररिया है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, ये तीनों है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार के किस जिले में सबसे कम फसल गहनता है? बिहार के किस जिले में सबसे कम फसल गहनता है? तो किस जिले में है? बिहार के किस जिले में सबसे कम फसल गहनता है? तो शेखपुरा में है, अक्खल है, मुंगेर है, ये तीनों है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में कृषि फसल प्रतिरूप के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यहाँ खाद्यान्न फसल की बहुलता है, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार के कुल कृषि क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर खाद्यान्न फसल का उत्पादन होता है? तो कितने प्रतिशत भाग पे होता है? तो 90% भाग पे होता है, यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ऑप्शन देख के इस पे भरना है खाली स्थान में। तो चलिए देखते हैं। का तात्पर्य फसल के उस समूह से है जो वर्ष विशेष में किसी क्षेत्र विशेष में उपजाया जाता है। तो किससे है? तो फसल संयोजन का तात्पर्य उस फसल के उस समूह से है जो वर्ष विशेष में किसी क्षेत्र विशेष में उपजाया जाता है, यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, फसल संयोजन प्रदेश के निर्धारण में सांख्यिकी विधि का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी विद्वान ने किया था। तो चलिए देखते हैं नाम क्या था अमेरिकी विद्वान का? तो वीवर। फसल संयोजन प्रदेश के निर्धारण में सांख्यिकी विधि का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी विद्वान वीवर ने किया था, यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में फसल संयोजन प्रदेश का निर्धारण कितने फसलों के आधार पर हुआ है? तो कितने फसलों के आधार पर हुआ है? तो 10 फसलों के आधार पर हुआ है, यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, फसल संयोजन में किस सब्जी को शामिल किया गया है? फसल संयोजन में किस सब्जी को शामिल किया गया है? तो किसे किया गया है? तो आलू को किया गया है, यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्न में से किस दलहनी फसल को फसल संयोजन में शामिल नहीं किया गया है? तो किसको नहीं किया गया है? तो सोयाबीन को, मसूर को, तूर को, इन तीनों को नहीं किया गया है, यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस दलहनी फसल को फसल संयोजन में शामिल किया गया है? निम्न में से किस दलहनी फसल को फसल संयोजन में शामिल किया गया है? तो खेसारी को किया गया है, मूंग को किया गया है, चना को किया गया है, इन तीनों को किया गया है, यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस खाद्यान्न फसल को फसल संयोजन में शामिल नहीं किया गया है? तो चलिए देखते हैं इनमें से किन को नहीं किया गया है। तो बाजरा को नहीं किया गया है, धान को किया गया है, गेहूं को किया गया है, मक्का को किया गया है, बाजरा को नहीं किया गया है, यानी यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, निम्न में से किस नकदी फसल को फसल संयोजन में शामिल किया गया है? तो किसको किया गया है? चलिए ऑप्शन में से देखते हैं किसको किया गया है। जूट को किया गया है, गन्ना को किया गया है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, भारत को कितने फसल संयोजन प्रदेशों में बांटा गया है? भारत को कितने फसल संयोजन प्रदेशों में बांटा गया है? तो 6, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। भारत को 6 फसल संयोजन प्रदेशों में बांटा गया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार का अधिकांश भाग कितने फसल संयोजन प्रदेश में बांटा गया है? बिहार का अधिकांश भाग कितने फसल संयोजन प्रदेश में बांटा गया है? तो 3। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। बिहार का अधिकांश भाग 3 फसल संयोजन प्रदेशों में बांटा गया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, निम्न में से किसने बिहार के कृषि प्रदेश के निर्धारण हेतु अनुवास्तृत विधि का प्रयोग किया था? तो किसने किया था? तो परमेश्वर दयाल ने और अयोध्या प्रसाद ने किया था। यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, प्रोफेसर परमेश्वर दयाल ने अनुभव वास्तविक विधि के आधार पर बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है? तो कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है? तो 57। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अयोध्या प्रसाद ने बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है? तो 5 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है अयोध्या प्रसाद ने। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सांख्यिकी विधि का प्रयोग करते हुए किसने बिहार को 12 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है? सांख्यिकी विधि का प्रयोग करते हुए किसने बिहार को 12 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है? तो प्रोफेसर इनायत अहमद ने। किसने? प्रोफेसर इनायत अहमद ने। यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रोफेसर इनायत अहमद ने बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है? प्रोफेसर इनायत अहमद ने बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है? तो कितने में किया है इन्होंने? तो 12। प्रोफेसर इनायत अहमद ने बिहार को 12 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, R.L. सिंह ने बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है? R.L. सिंह ने बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है? तो 7 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है R.L. सिंह ने। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य के किस जिले को एक फसली कृषि प्रदेश में रखा गया है? राज्य के किस जिले को एक फसली कृषि प्रदेश में रखा गया है? तो किस जिले को? मधुबनी को। यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, निम्न में से किस जिले को 2 फसली कृषि प्रदेश में रखा गया है? निम्न में से किस जिले को 2 फसली कृषि प्रदेश में रखा गया है? तो पूर्णिया को। यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पूरे भारतवर्ष को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? पूरे भारतवर्ष को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो 15। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। पूरे भारतवर्ष को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। यानी हम लोगों का जो यहाँ पे डी ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार भारत के किस कृषि जलवायु जोन में आता है? बिहार भारत के किस कृषि जलवायु जोन में आता है? तो जोन 4 में आता है। यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार का कौन सा क्षेत्र कृषि जलवायु जोन 4 में आता है? बिहार का कौन सा क्षेत्र कृषि जलवायु जोन 4 में आता है? तो कौन सा क्षेत्र आता है? तो मध्यवर्ती गंगा का प्रदेश। यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार को कितने उप कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? बिहार को कितने उप कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो 3। यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार के उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान क्षेत्र में कितने जिलों को शामिल किया गया है? बिहार के उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान क्षेत्र में कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो कितने जिलों को किया गया है? तो 13। यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य के उत्तर पश्चिम
जलोढ़ मैदानी क्षेत्र की जलवायु कैसी है? तो कैसी है इसकी जलवायु? तो शुष्क और उपार्द्र है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य के उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदानी क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है? तो कितने प्रतिशत भूमि पर किया जाता है कृषि कार्य? तो 70%, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य के उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदानी क्षेत्र का कितना प्रतिशत भूमि सिंचित है? तो कितना प्रतिशत भूमि सिंचित है राज्य का? तो 42%, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, राज्य के कितने जिलों को उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदानी क्षेत्र में शामिल किया गया है? राज्य के कितने जिलों को उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदानी क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो 8 जिलों को किया गया है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? निम्न में से कौन बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो कौन सा क्षेत्र है? उत्तर पूर्व, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। उत्तर पूर्व जो क्षेत्र है वो बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदानी क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि होती है? तो कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि होती है? उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदानी क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि होती है? तो 60% भूमि पर कृषि होती है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदानी क्षेत्र में कितने प्रतिशत भूमि सिंचित है? उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदानी क्षेत्र में कितने प्रतिशत भूमि सिंचित है? तो कितने प्रतिशत भूमि सिंचित है? तो 44, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई का विकास हुआ है? बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई का विकास हुआ है? तो दक्षिण क्षेत्र में, बिहार के दक्षिण क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई का विकास हुआ है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, दक्षिणी बिहार का कितना प्रतिशत भूमि सिंचित है? दक्षिणी बिहार का कितना प्रतिशत भूमि सिंचित है? तो 75% भूमि सिंचित है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा जिला उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? निम्न में से कौन सा जिला उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कौन सा जिला आता है? तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, ये तीनों आता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा जिला उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? निम्न में से कौन सा जिला उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? निम्न में से कौन सा जिला आता है? सीवान, सीतामढ़ी, शिवहर, ये तीनों आता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा जिला नहीं आता है? तो गया जिला नहीं आता है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कौन सा जिला आता है? तो सहरसा आता है, कटिहार आता है, सुपौल आता है, ये तीनों आता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें से कौन सा जिला नहीं आता है? तो गोपालगंज जो जिला है वो नहीं आता है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन सा जिला दक्षिणी बिहार जलोढ़ मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? निम्न में से कौन सा जिला दक्षिणी बिहार जलोढ़ मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कौन सा जिला आता है? तो शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, ये तीनों आता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो
सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन सा जिला दक्षिणी बिहार जलोढ़ मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन सा जिला दक्षिणी बिहार जलोढ़ मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? तो किशनगंज नहीं आता है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन सा जिला दक्षिणी बिहार जलोढ़ मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कौन सा जिला आता है? तो अरवल आता है, औरंगाबाद आता है, कैमूर आता है, ये तीनों जिला आता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा जिला दक्षिणी बिहार जलोढ़ मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है? तो सारण यानी छपरा नहीं आता है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सी मिट्टी दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है? निम्न में से कौन सी मिट्टी दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोमट, बलुई दोमट, क्ले, ये तीनों मिट्टी पाई जाती है। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किस फसल का उत्पादन बिहार में होता है? निम्न में से किस फसल का उत्पादन बिहार में होता है? तो रेशेदार का होता है, तिलहन का होता है, गन्ना का होता है, इन तीनों का होता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भूमि सुधार किस श्रेणी के सुधार के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? तो संरचनात्मक आता है के अंतर्गत आता है और संस्थागत के अंतर्गत आता है। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन संरचनात्मक सुधार के अंतर्गत आता है? निम्न में से कौन संरचनात्मक सुधार के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आता है? तीनों आता है। उन्नत बीज का प्रयोग, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, कृषि यंत्रीकरण, ये तीनों आता है। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 2000 ईस्वी में राज्य विभाजन के बाद खनिज संसाधन एवं खनिज आधारित उद्योग किस राज्य में चले गए? 2000 ईस्वी में राज्य विभाजन के बाद खनिज संसाधन एवं खनिज आधारित उद्योग किस राज्य में चले गए? तो किस राज्य में चले गए? तो झारखंड राज्य में चले गए। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में मुख्य रूप से कितने प्रकार की फसलें उगाई जाती है? बिहार में मुख्य रूप से कितने प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? तो 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं मुख्य रूप से। यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस फसल का उत्पादन बिहार में होता है? निम्न में से किस फसल का उत्पादन बिहार में होता है? तो खरीफ का होता है, रबी का होता है, जायद का होता है, इन तीनों का होता है। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भदई एवं अगहनी निम्न में से किसके अंतर्गत उगाई जाने वाला फसल है? तो किसके अंतर्गत? खरीफ के अंतर्गत। यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ के अंतर्गत आती है? निम्न में से कौन सी फसल खरीफ के अंतर्गत आती है? तो कौन सी आती है? तो मक्का आता है। यानी यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी फसल नहीं आती है? तो चना नहीं आता है, बाजरा आता है, अरहर आता है, मूंग आता है, लेकिन चना नहीं आता है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, खरीफ फसलों की बुआई कब होती है? खरीफ फसलों की बुआई कब होती है? तो कब होती है? तो अगस्त सितंबर में होती है। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, खरीफ फसलों की कटनी कब होती है? खरीफ फसलों की कटनी कब होती है? तो अक्टूबर नवंबर माह में होती है। यानी यहाँ पर जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल वार्षिक उगाई जाती है? निम्न में से कौन सी खरीफ
फसल वार्षिक उगाई जाती है? तो कौन सी उगाई जाती है? तो गन्ना एवं जूट, ये वार्षिक उगाई जाती है। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा आपका वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन सी फसल रबी के अंतर्गत आती है? निम्न में से कौन सी फसल रबी के अंतर्गत आती है? तो गेहूं आती है, जौ आता है, चना है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन सी फसल रबी के अंतर्गत नहीं आती है? निम्न में से कौन सी फसल रबी फसल के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी फसल नहीं आती है? तो मूंग नहीं आता है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, रबी फसल की बुआई कब होती है? रबी फसल की बुआई कब होती है? तो कब होती है इसकी बुआई? तो अक्टूबर नवंबर माह में होती है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रबी फसल की कटनी कब होती है? रबी फसल की कटनी कब होती है? कब होती है? तो मार्च अप्रैल में होती है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जायद फसल नियमित सिंचाई वाले क्षेत्रों में के बीच में उगाई जाती है। तो कब, किस माह के बीच में उगाई जाती है जायद फसल? तो मार्च और जून माह के बीच में उगाई जाती है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार की प्रमुख फसल निम्न में से कौन है? बिहार की प्रमुख फसल निम्न में से कौन है? तो धान है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन नकदी फसल का उदाहरण है? निम्न में से कौन नकदी फसल का उदाहरण है? तो कौन है? तो तंबाकू है, जूट है और लाल मिर्च है, ये तीनों है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फसल की कृषि होती है? बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फसल की कृषि होती है? तो धान की होती है। किसकी होती है? धान की होती है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की फसल है। तो कौन सी है? तो धान है। धान उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की फसल है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार के किस जिले में बोरो धान उगाया जाता है? बिहार के किस जिले में बोरो धान उगाया जाता है? तो किस जिले में उगाया जाता है? तो पूर्णिया में उगाया जाता है, पूर्वी चंपारण में उगाया जाता है, पश्चिमी चंपारण में उगाया जाता है। तीनों जगहों पे उगाया जाता है। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बोरो धान कब बोया जाता है? बोरो धान कब बोया जाता है? तो ये कब बोया जाता है? तो नवंबर दिसंबर में ये बोया जाता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन बिहार के चावल उत्पादक जिले हैं? निम्न में से कौन बिहार के चावल उत्पादक जिले हैं? तो रोहतास है, मुजफ्फरपुर है, सीतामढ़ी है, इन तीनों है। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन धान की प्रमुख किस्म है? निम्न में से कौन धान की प्रमुख किस्म है? तो कौन है? तो प्रभात है, साकेत है, सीता है, ये तीनों है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन धान की प्रमुख किस्म नहीं है? निम्न में से कौन धान की प्रमुख किस्म नहीं है? तो कौन नहीं है? तो कनक, सोनालिका, स्वर्गा, शबवन, ये तीनों नहीं है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, IR36 किस फसल की प्रजाति है? IR36 किस फसल की प्रजाति है? तो किस फसल की प्रजाति है? तो धान की है। किसकी है? धान की। यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।